कभी स्पार्टकस का नाम सुना है? वही हजारों साल पुराना खूनी खेल जहां लाशें सिर्फ इस खेल का हिस्सा होती थी। मगर क्या तुम्हें पता है, ये खेल आज भी जिंदा है। किसी ने कहा था सच हमेशा बोलता है, मगर इस जगह का सच दबा दिया गया है। 5 अक्टूबर 2025 की एक सुबह, जब लोग सिर्फ एक चीज लेकर भाग रहे थे और वो थी उनकी अपनी जान। हर तरफ हथियार उठाने वाले फौजी नजर आ रहे थे, मगर ये जंग किसी मुल्क के लिए नहीं थी। ये सिर्फ एक नया जुल्म था। दरवाजे टूटे, फैमिलीज निकाली गई, जो जिंदा मिला उसको गोली मार दी गई। ये फौजी बस आम शहरों का शिकार कर रहे थे। किसी ने नहीं सोचा था एक दिन ऐसा भी आएगा। सिर्फ एक दिन और 100 से ज्यादा लोग मार दिए गए। फैमिलीज बस हवा में गायब हो गई और पूरे के पूरे मोहल्ले खाक में मिल गए। ये तारीख के सबसे खौफनाक हमलों में से एक था, लेकिन शायद हम इसको इतनी अटेंशन नहीं दे रहे हैं जितनी इसको मिलनी चाहिए। यह है सूडान, एक जमीन जहां जंग कभी खत्म ही नहीं होती। एक ऐसा मुल्क जहां सोना, पावर और पॉलिटिक्स मैस डिस्ट्रक्शन के हथियार बन चुके हैं। सूडान अफ्रीका का 3rd लार्जेस्ट मुल्क है। एक जमीन जिसे कुछ लोग द हार्ट ऑफ अफ्रीका कहते हैं और कुछ लोग द बैटल ऑफ इंटरेस्ट्स। मगर ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ जमीन या लीडरशिप का नहीं है। ये उस रेस का हिस्सा है जहां हर कोई चाहता है अफ्रीका के सबसे रिसोर्स रिच मुल्क पर कंट्रोल, जहां इंसानियत का दर्द और मासूम लोगों का खून एक बिजनेस बन चुका है। ऑलमोस्ट 3 साल होने वाले हैं, सूडान आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को तोड़ रहा है। एक ऐसी जंग में जो 2 जनरल्स के दरमियान चल रही है, सूडानीज आर्म्ड फोर्सेस SAF और रैपिड सपोर्ट फोर्सेस यानी RSF। लेकिन असल में इस जंग का नतीजा सिर्फ एक ही है और वो है तबाही। 4000 से ज्यादा लोग मर चुके हैं और 1 करोड़ से ज्यादा लोग अपना घर, अपनी मिट्टी और सब कुछ छोड़कर भाग गए हैं। यूनाइटेड नेशन के मुताबिक ये आज के दौर का सबसे बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बन चुका है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि इस सब के पीछे सिर्फ इन 2 जनरल्स का नहीं बल्कि इंटरनेशनल प्लेयर्स का भी हाथ है। क्या होगा अगर मैं कहूँ कि रिपोर्ट्स ये सजेस्ट करती हैं कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी UAE और यूनाइटेड स्टेट्स यानी US दोनों पर ये इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि उनका असर इस जंग के अंदर मौजूद है, कभी फंडिंग के जरिए तो कभी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के जरिए। तो सवाल ये उठता है, सूडान के लोग इतने सालों से खून क्यों बहा रहे हैं, किसके लिए और क्यों दुनिया चुप है? अब इस सब को समझने के लिए हमें शुरू से शुरू करना होगा, यानी साल 1956। वो साल जब सूडान ने आज़ादी तो ले ली, मगर आज़ादी के साथ एक और चीज मिली, एक साइकिल जिसमें वो आज तक फंसा हुआ है। आज़ादी के सिर्फ 2 साल बाद ही सूडान ने अपनी पहली मिलिट्री कोप देखी। नई सिविलियन हुकूमत को हटा दिया गया और इसी के साथ पैदा हुई एक ताकत, सूडानीज आर्म्ड फोर्सेस यानी SAF। एक ऐसी फोर्स जो ये डिसाइड करने लगी कि कौन हुकूमत करेगा और कौन गिरा दिया जाएगा। यहाँ से शुरू हुआ वो दौर जहाँ सियासत और बंदूक का रिश्ता एक ही लाइन पर चलने लगा। एक मिलिट्री रूल जाता तो दूसरा आ जाता। फिर आया साल 1969 जब एक नया नाम सामने आया, गफ्फार नेमरी, जिन्होंने लगभग 16 साल तक मुल्क पे हुकूमत की। लेकिन साल 1985 में एक और कोप ने उनका भी तख्ता पलट दिया। इस बार अब्दुल अल दहब ने पावर संभाली, लेकिन वो भी ज्यादा देर तक नहीं टिक सके। और फिर आया साल 1988 का कोप, जो सूडान की आज की हालत का जिम्मेदार है। एक जनरल उमर अल बशीर, जो कि अब रूल कर रहे थे, और इनका रूल सबसे ज्यादा 30 साल तक चला। सूडान एक बार फिर उसी लूप में लौट आया जहां डेमोक्रेसी बस एक ख्वाब थी और मिलिट्री रूल एक आदत। लेकिन ये कैसे मुमकिन हुआ? आखिर कोई 30 साल तक ऐसे मुल्क पर कैसे हुकूमत कर सकता है जहां पर एक जनरल के बाद दूसरा सिर्फ कुछ ही सालों में आ जाता था? खैर, यहीं से सियासत का रंग और गहरा हो गया। उमर अल बशीर ने SAF के साथ एक गहरा बंधन जोड़ा, एक ऐसा बंधन जो कोप को नामुमकिन बना दे। उसने अपने लोगों को ताकत की कुर्सियों पर बिठा दिया और मुल्क का धन, दौलत, बिजनेस सब उन्हीं के हाथों में चला गया। करप्शन करके भी सारा पैसा मिलिट्री पर लगा दिया जाता। यहाँ तक कि उस वक्त सूडान के एक शहर दुफर में कुछ राइवल मिलिटेंट्स थे जो सूडान के खिलाफ लड़ रहे थे, लेकिन अल बशीर ने उन्हें हथियार दिए, उन्हें बिजनेस दिया और उन्हें अपनी प्राइवेट मिलिट्री के तौर पर यूज करने लगे। इन्हीं मिलिटेंट्स को रैपिड सपोर्ट फोर्सेस यानी RSF कहा जाता है और उनका लीडर था मोहम्मद हमदर्द, जिसे लोग हमैती के नाम से जानते थे। ये जो टाइटल है ना हमैती, ये अल बशीर की तरफ से मिला था क्योंकि अल बशीर उस पर बहुत भरोसा करता था। वो उसके खास आदमियों में से एक था और इस टाइटल का लिटरली मतलब है हमायती, यानी कि मेरा सपोर्टर। अल बशीर ने हमायती को गोल्ड माइंस दिए, हथियार दिए और यहाँ तक कि लीबिया के बॉर्डर के पार सोने और ऑयल की स्मगलिंग की आजादी भी दे दी। अब इस वक्त तक सूडान के लोग समझने लगे थे कि हुकूमत उनके साथ कैसी गेम खेल रही है। यहाँ साउथ सूडान के लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे क्योंकि उनके रिसोर्सेज उनसे छीने जा रहे थे। 2011 तक साउथ सूडान ने आजादी ले ली, अपना अलग मुल्क बना लिया, लेकिन साथ ही वो ले गए सूडान के 70% ऑयल का रिजर्व। अब जो बचा हुआ सूडान था
उसका हाल खराब था। आधे रिसोर्सेज चले गए थे, लोगों के पास खाने को नहीं था, बिजनेस करने को पैसा नहीं था। लेकिन मिलिट्री हर दिन और अमीर होती जा रही थी। 2018 तक सब कुछ कंट्रोल से बाहर होने लगा और तब सूडान के लोगों ने फिर से सड़कों पर आना शुरू किया। यह प्रोटेस्ट धीरे धीरे एक रेवोल्यूशन बन गया। प्रोटेस्ट महीनों तक चलते रहे। उस वक्त सूडान में दो ताकतवर फोर्सेस थी। एक थी एसएएफ जो अब्दुल फातेह अल बुरहान के कंट्रोल में थी और दूसरी थी आरएसएफ जो हमायती के हाथ में थी। 2021 तक दोनों ने मिलकर एक फैसला किया, अल बाशिर को तख्त से उतार देने का फैसला, ताकि मुल्क में फैलते प्रोटेस्ट को खत्म किया जा सके। और इसी के साथ सूडान ने देखा अपना हिस्ट्री का सबसे आखिरी खौफ, जहां अल बाशिर को कुर्सी से हटाकर जेल भेज दिया गया। सूडान ने ऐलान किया कि वो प्रेसिडेंट उमर अल बाशिर को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को हैंडओवर करेगा। अब दोनों जनरल्स बुरहान और हमायती वादा करते हैं कि बहुत जल्द सूडान एक डेमोक्रेटिक स्टेट बनेगा। लेकिन असल में इन दोनों फोर्सेस ने अभी तक एक दूसरे की पावर और कंट्रोल को कबूल नहीं किया था। तब एक डील ऑफर की गई ताकि ये दोनों मिलकर सूडान के फ्यूचर के लिए काम कर सके। लेकिन हमायती एक बात पर कभी तैयार नहीं हुआ और वो था आरएसएफ फोर्सेस को एसएएफ यानी सूडान की ऑफिशियल आर्मी में मिला देने का पॉइंट। हमायती के लिए ये अनफेयर था कि वो अपने हथियार डालकर सूडान आर्मी के कंट्रोल में काम करे, क्योंकि हमायती ने सालों की मेहनत से आरएसएफ खड़ी की थी, गोल्ड माइन से पैसा कमाकर, वेपन्स जमा करके और अपनी खुद की फौज तैयार करके। इसीलिए आज हमायती सूडान के सबसे अमीर आदमी में से एक है। अब सोचो कोई इतना पैसा और ताकत इतनी आसानी से एसएएफ के हाथ कैसे दे देता। आरएसएफ ने एक एक करके सूडान के शहरों पर कब्जा करना शुरू कर दिया और उन इलाकों में लाशों का ढेर लगने लगे, क्योंकि आरएसएफ सिर्फ जमीन पर नहीं, वहां के लोगों की जिंदगियों पर भी कब्जा कर रहा था। जिन जमीनों पर कब्जा होता, वहां के लोगों को आरएसएफ के कंट्रोल में चलती गोल्ड माइंस में मजदूरी करने के लिए मजबूर किया जाता। अब आप कहेंगे ठीक है, ये सब तो सूडान का अपना मसला है, लेकिन सवाल ये है यूएई का क्या रोल है और यूनाइटेड स्टेट्स का। यहीं पर आता है हमारी कहानी का सबसे डर्टी कैरेक्टर, गोल्ड, जो इस पूरी जंग का इंजन है। हर एक गोली जो सूडान के मासूम लोगों के सीने में जाती है, उसका दाम सोना चुकाता है। याद है मैंने कहा था साउथ सूडान के अलग होने के बाद सूडान के 70% ऑयल रिजर्व खत्म हो गए थे। तो अब जंग के पीछे का नया फ्यूल मिल गया था और वो था गोल्ड। हमायती जानता था ये गोल्ड ही वो चीज है जिससे वो पैसा बना सकता है, क्योंकि सूडान की इकोनॉमी पहले ही तबाह हो चुकी थी। ऑफिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक सूडान हर साल 60 टन से ज्यादा सोना प्रोड्यूस करता है और उसका ज्यादा हिस्सा गोल्ड बार्स के रूप में दुबई भेजा जाता है। यहीं पर आता है यूएई का रोल, जो इस गोल्ड को रिफाइन करता है, उसे चमकाता है और फिर दुनिया भर में बेचता है। सालों से सूडान के 97% गोल्ड एक्सपोर्ट सीधे दुबई जा रहे हैं, एक ऐसे मुल्क में जहां एक भी नेचुरल गोल्ड माइंस नहीं है, फिर भी उसे कहा जाता है द सिटी ऑफ गोल्ड। मैंने आपको शुरू में बताया था कि आरएसएफ का मेन कंट्रोल डार्फुर में था, लेकिन डार्फुर से भी ज्यादा उनका असली कंट्रोल सूडान की गोल्ड माइंस पर था। और जब लीगल गवर्नमेंट लेवल पर डील्स होती हैं तो सूडान को बदले में मिलते हैं हथियार, ड्रोन्स, ट्रक्स और बम बारूद। सिर्फ 2024 में ही 1.5 बिलियन वर्थ का सोना, जो सूडान का टोटल एक्सपोर्ट का तकरीबन आधा था, वो सब इसी सिस्टम के थ्रू चला गया। और ये सिर्फ अवामी बात नहीं है, लीक डॉक्यूमेंट, सैटेलाइट डाटा और बैंकिंग ट्रेसेस से एक्सपोज किया है कि दुबई के अंदर फ्रंट कंपनीज का एक पूरा नेटवर्क चल रहा था। बड़ी बड़ी शेल फिल्म्स सूडानीज और अमीराती बिजनेस के नेम पर रजिस्टर्ड थी। ये जंग सिर्फ इकोनॉमी या डेमोक्रेसी के लिए नहीं थी, इसकी शुरुआत ही सोने के लिए हुई थी। सोने पर कंट्रोल मतलब पावर, पैसा और जमीन। अब सवाल उठता है और वही हमारा अगला करैक्टर है, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स, जो खुद को चैंपियन ऑफ पीस कहता है, लेकिन क्या वो सूडान पर वही प्रिंसिपल अप्लाई करता है? पेपर्स पर तो वाशिंगटन ने इन वारलॉर्ड्स पर सैंक्शंस लगा रखी हैं, लेकिन हकीकत यह है वो इस गोल्ड फंडेड वार को बस टीवी पर दिखा रहे हैं। वाशिंगटन हेडलाइंस के लिए काम करता है और हेडलाइंस के पीछे पैसा होता है। तो क्या होता है, कुछ बड़े नेम हेडलाइंस में लाए जाते हैं, उन पर सेक्शंस लगाई जाती हैं और एक नाटक चलाया जाता है कि सब कुछ कंट्रोल में है, लेकिन अंदर से बिजनेस पूरी तरह चल रहा होता है। असली बैंकर्स, असली स्मगलर्स अब भी मौजूद हैं। सोना अब भी स्मगल हो रहा है और ये सोना सिर्फ यूएई तक नहीं जा रहा, ये सऊदी अरेबिया, इजिप्ट और कभी कभी यूएस तक भी पहुंच रहा है। सूडान की इकोनॉमी को इसका कोई फायदा नहीं हो रहा। वहाँ पैसों का दरख्त नहीं लगा हुआ जो जंग चलाने के लिए तोड़ दिए जा सके। हाँ, हेडलाइंस में बड़े एक्शन दिखाए गए, दुबई के कुछ मिलियंस ऑफ डॉलर्स अकाउंट फ्रीज हुए, पर क्या बदला? कुछ नहीं, क्योंकि सूडान से गोल्ड एक्सपोर्ट सिर्फ 10% गिरा, बस 10%। एक वेबसाइट बंद करो ना तो उससे ज्यादा इफेक्ट देखने को मिलता है। और ये सब क्यों? क्योंकि पैसा सबको चाहिए।
अगर अमेरिका आज कोई कंपनी बंद करता है तो कुछ दिन बाद एक नई कंपनी खुल जाती है जो वही एक्सपोर्ट फिर से शुरू कर देती है। कोंगो में भी सेम स्टोरी थी। सैंक्शंस लगे, बैंक अकाउंट फ्रीज हुए, लेकिन गोल्ड स्मगलिंग वहां भी रुकी नहीं। बहुत लोग कोंगो और सूडान की कहानी को मिक्स कर देते हैं, लेकिन दोनों अलग हैं। मैं भी एक दिन उस पर भी वीडियो बनाएंगे। सूडान पर वापस आए। सऊदी अरेबिया, यूएई और अमेरिका ने मिलकर जद्दा टॉक्स रखी। मकसद था वारलॉर्ड्स को एक टेबल पर बिठाना और एक पीस डील निकालना। न्यूज हेडलाइंस में लिखा था टॉक्स फॉर सूडान। वही अमेरिका और अरब मुल्क जो फलस्तीन और इसराइल के लिए सीज फायर करवाते हैं, सूडान के साथ क्या ही बेहतर कर सकते हैं। नए टॉक्स, नए नेम्स, क्योंकि हर कंट्री को पीस का क्रेडिट चाहिए होता है, लेकिन कोई भी सूडान के लोगों के लिए काम नहीं कर रहा था। सूडान की जंग एक बिजनेस बन चुकी थी, एक ग्लोबल बिजनेस। इस वक्त सिविल वार फुल स्केल पर थी। फिर आया द कोड फ्रेमवर्क। अनाउंस हुआ 3 महीने का ट्रूस, 9 महीने के लिए सिविलियन रूल और एक्सटर्नल आर्म्स का एंड। लेकिन हुआ क्या? अक्टूबर तक आरएसएफ ने एल फैशर कैप्चर कर लिया। एक महीने में 10,800 सिविलियंस मार दिए गए। कोर्ट का जवाब था डीपली कंसर्न, और यहाँ से एक और साइकिल शुरू हो गई। अभी तक 1,50,000 लोग मारे जा चुके हैं, 13 मिलियन लोग डिस्प्लेस्ड हैं, और आसपास के कंट्रीज अभी भी पीस खेल रहे हैं। पीस, लेकिन किसके लिए? इन दोनों वारलॉर्ड्स के लिए, ताकि हर डील के बाद उन्हें अपना अपना सूडान मिल जाए। पर सूडान के लोगों को क्या मिला? क्या ये वही जनरल्स नहीं जो सालों से मैस किलिंग करते आए हैं? उन्हें फिर से रूल में लाना, क्या ये इंसाफ है? सूडान के रूल, इकोनॉमी और गोल्ड को इनके बीच बांट देना, क्या ये फेयर है? वेल, यही तो कहानी का असली पार्ट है। जियोपॉलिटिक्स की दुनिया में पीस एग्जिस्ट ही नहीं करता। पीस के नाम पर सिर्फ बिजनेस होता है। सब कंट्रीज, चाहे फिर वो मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम, अपना फायदा देखती हैं। हम मुस्लिम्स अक्सर सोचते हैं कि मुस्लिम कंट्रीज एक दूसरे के साथ खड़ी होंगी, एक दूसरे के हकूक के लिए बोलेंगी, लेकिन रियलिटी सूडान में जो आज हो रहा है वही टेररिज्म। उसको कौन फंड कर रहा है? यूएई, ईरान, तुर्की और इजिप्ट। ईरान अपनी जमीन से ड्रोन भेज रहा है। इजिप्ट ने सूडान को अपना बैकयार्ड बना लिया है। तुर्की अपने बेरफ्तार ड्रोन्स बेच रहा है। ये है जियोपॉलिटिकल मार्केट प्लेस। जितने ज्यादा कन्फ्लिक्ट्स उतना ज्यादा प्रॉफिट, जितना कमजोर मुल्क उतना सस्ता उसका रिसोर्सेज। तो फिर कौन चाहेगा कि वहाँ पीस हो? और ऐसे ही सूडान एक कब्रिस्तान बन गया। पावर, लैंड और गोल्ड के लिए लड़ी जा रही जंग का कब्रिस्तान। ये कब्रिस्तान है वादों का, उम्मीदों का और इंसाफ का। और कब्रें खोदने वाले कोई और नहीं बल्कि अपने शाही महलों में बैठे हुक्मरान है। खैर, इतना सब देखने के बाद मेरा आपसे एक सवाल है, जब एक जंग इतनी प्रॉफिटेबल हो जाए आसपास के मुल्कों के लिए, तो क्या वहाँ पीस का कोई चांस बचता है? लेट मी नो इन द कमेंट्स। अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा।